हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग झारखंड संबंधित जीके क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आप अगर जेपीएससी, फील्ड वर्कर, जेटेट या फिर उत्पाद पुलिस की तैयारी करें फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन हमारा झारखंड जीके से संबंधित होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा 10 क्वेश्चन होगा और ये 10 क्वेश्चन इतना मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको किसी न किसी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे 2 से 4 नंबर अवश्य दिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारा झारखंड जीके से संबंधित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संथाली साहित्य का पहला नाटक बिंदु चंदन किसके द्वारा लिखा गया था? संथाली भाषा साहित्य में जो फ्रेंड्स पहला नाटक लिखा गया था बिंदु चंदन, यह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन से आपके डोमन साहू समीर, ऑप्शन बी है ननकू सोरेन, ऑप्शन सी है रघुनाथ मुर्मू और ऑप्शन डी है रूप नारायण श्याम। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा बिंदु चंदन नाटक लिखा गया था। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रघुनाथ मुर्मू जी से संबंधित। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू जी ने यह बिंदु चंदन नाटक कब लिखा था? तो 1942 ईस्वी में लिखा गया था। इस साहित्य की अधिकांश कहानी जंगली जानवरों को पात्र बनाकर रची गई है। और ये जो बिंदु चंदन नाटक रची गई है फ्रेंड्स रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा, ये किस पर आधारित है? तो अधिकांश कहानी और पात्र जो है जंगली जानवरों पर आधारित है। संथाली भाषा का पहला किताब की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा संथाली भाषा का पहला किताब का प्रकाशन जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इसके नाटक के लिखे जाने के 10 वर्षों के बाद में संथाली भाषा साहित्य का पहला किताब प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके लेखक हो जाएंगे जे फिलिप। संथाली भाषा का पहला किताब जो था ये किसके द्वारा लिखा गया? तो जे फिलिप था। अगर बात करें फ्रेंड्स ओल चिक्की लिपि, तो ध्यान रखिएगा ओल चिक्की लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये जो बिंदु चंदन नाटक की रचना की, इसके द्वारा ओल चिक्की लिपि का आविष्कार किया गया। और कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1925 ईस्वी में ओल चिक्की लिपि का आविष्कार किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 5 से 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में कवर करेंगे। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन को मिलाकर आपके 40 से 50 क्वेश्चन के करीब कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, झारखंड के किस शासक ने हीरे के मामले में उसकी विशेषता के कारण दुर्जन साल को जेल से रिहा कर दिया था? झारखंड का वह कौन सा शासक था जिसने हीरे के मामले में उसकी विशेषता के कारण दुर्जन साल को जेल से रिहा कर दिया था? ऑप्शन से आपके अकबर जी ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है हुमायूं ने और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। जहांगीर ऐसा शासक था जिसने उसकी हीरे की यानी दुर्जन साल की एक हीरे पहचानने की खास विशेषता थी, जिसकी वजह से जेल से रिहा कर देता है। चलिए फ्रेंड्स इसकी और घटना पे आधारित क्वेश्चंस देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुंजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से स्वर्ण प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। जहांगीर ने अपनी पुस्तक जो लिखा था फ्रेंड्स आत्मकथा तुंजुक ए जहांगीरी में, इसमें अपना उल्लेख किया था कि छोटा नागपुर के क्षेत्र से सोने की प्राप्ति होती है। जस्ट फ्रेंड्स 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की प्रामाणिकता को लेकर विवाद हुआ। असली हीरे की पहचान के लिए दुर्जन साल को शाही दरबार में बुलाया गया और दुर्जन साल ने असली हीरे की पहचान कर ली तो जहांगीर बहुत खुश हुआ और उसे रिहा कर दिया। और इसकी फ्रेंड्स विशेषता थी कि इसने हीरे की पहचान कर ली, जिससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और शाह की उपाधि प्रदान की और उसका राज लौटा दिया। यानी कि फ्रेंड्स दुर्जन साल जो था जहांगीर के जेल में बंद था, यानी उसे गिरफ्तार किया गया था मामले में और उसे शाह की उपाधि प्रदान करने के साथ साथ राज्य लौटा दिया। किसकी वजह से? क्योंकि उसने असली हीरे की पहचान कर ली थी। जहांगीर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जहांगीर के समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा कुकरा के नाम से जाना जाता था, खुखरा के नाम से भी जाना जाता या फिर कोकरा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इन तीनों नामों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन से मिले, आप उसे राइट आंसर कीजिएगा कि जहांगीर के समय में झारखंड को कुकरा, खुखरा या फिर कोकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 1205 ईस्वी में सिंहभूम की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र है, उस समय में सिंहभूम की 2 शाखा चल रही थी। तो उनमें से जो है फ्रेंड्स दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी, जो 1205 ईस्वी में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1205 ईस्वी में सिंहभूम की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अब फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके बाद इस वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक काशीराम सिंह हुआ। पहला शासक तो आपका बन गया दर्प नारायण सिंह, जिसने 1205 ईस्वी में शाखा की स्थापना की। वहीं उसके बाद अगला वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक काशीराम सिंह हुआ। इसने इस वंश की राजधानी फ्रेंड्स पोरहाट को बनाया और ये जो काशीराम सिंह हुआ, इसने दूसरी शाखा सिंहभूम की दूसरी शाखा की राजधानी जो बनाई थी पोरहाट को बनाई थी।
इसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक अच्युत सिंह हुआ। सिंहभूम की दूसरी शाखा की तीसरी महत्वपूर्ण शासक जो बना अच्युत सिंह बना। इसने पौरी देवी को कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिस्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, पौरी देवी की कुल देवी के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? तो अच्युत सिंह ने प्रतिस्थापित किया था। फिर आगे चलकर यह राज्य दो भागों में बट गया और यही सिंहभूम की दूसरी शाखा जो फ्रेंड्स, यह क्षेत्र आगे चलकर दो भागों में बट गया। और वो दो भाग कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, पोरहाट और सरायकेला, दो हिस्सों में बट गया। क्वेश्चन आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि पोरहाट और सरायकेला किस राज्य का हिस्सा था या फिर किस क्षेत्र में वर्णित था? तो आंसर हो जाएगा आपके सिंहभूम के दूसरी शाखा का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी 99 पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील अवस्थित है? झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील अवस्थित है? ऑप्शन से आपके धनबाद में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है गुमला में और ऑप्शन डी है पूर्वी सिंहभूम में। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए धनबाद में। तोपचांची झील जो है किस राज्य में, सॉरी फ्रेंड्स, किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में। तोपचांची से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तोपचांची झील यह एक कृत्रिम जलाशय है। यह जो है एक कृत्रिम के द्वारा बनाया गया है। कौन सी झील? तोपचांची झील, जो फ्रेंड्स आपके 214 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 214 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी 1978 ईस्वी में की गई थी। धनबाद नगर निगम की अगर बात करें फ्रेंड्स, धनबाद नगर निगम की स्थापना 2006 में की गई थी। और धनबाद नगर निगम जो है फ्रेंड्स, ये झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो आपके आंसर हुए थे धनबाद नगर निगम। इस तरह से आपके बन जाते हैं कि धनबाद नगर निगम झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्य के किस जिले में पहली महिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। राज्य का जो है पहली महिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, ये किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है आपके जमशेदपुर में, ऑप्शन बी है गुमला में, ऑप्शन सी है रांची में और ऑप्शन डी है धनबाद में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गुमला में। गुमला डिस्ट्रिक्ट में राज्य की पहली महिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, इस पुस्तकालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तकालय का नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। और ये जो पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और इसका नामकरण जो किया गया, किसके नाम पर किया गया? तो सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर किया गया, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका रह चुकी है। इसकी अब देखते हैं फ्रेंड्स, आप गुमला जिले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुमला जिले की स्थापना जो हुई थी 18 मई 1983 में गुमला जिले की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, गुमला जिले के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल हो जाएंगे 5360 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, गुमला जिले का क्षेत्रफल हो जाएंगे 5360 किलोमीटर स्क्वायर। गुमला की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो गुमला जो है अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। गुमला जो है झारखंड के पश्चिम में अवस्थित है और आपके छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करती है। इनके अलावा फ्रेंड्स, झारखंड के 4-5 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, जिनमें से आपके लोहरदगा, लातेहार, रांची, खूंटी और सिमडेगा के साथ सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन जो यहाँ पे झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछे जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड के चौकीदार जिले की अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सेशन और भी बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है आपके लिए, जो फ्रेंड्स आपके गुमला जिले से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा के साथ सीमा साझा करती है कौन सी जिला? तो गुमला जिला। गुमला जिले की अगर साक्षरता की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, गुमला जिले की साक्षरता दर है 75.55% और लिंग अनुपात हो जाएंगे 9931% आपके लिंग अनुपात हो जाएंगे, यानी कि फ्रेंड्स 933 हो जाएंगे आपके लिंग अनुपात इस जिले की, तो गुमला जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, झारखंड में प्रसिद्ध दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर बनी है? झारखंड में जो काफ़ी प्रसिद्ध है दसम जलप्रपात, ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन से आपके रामगंगा नदी पर, ऑप्शन सी बी है बनिया नदी पर, ऑप्शन सी है बढ़ा नदी पर और ऑप्शन सी डी है कांची नदी पर। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कांची नदी पर। दसम जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? कांची नदी पर। और फ्रेंड्स, दसम जलप्रपात से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। दसम नाम जो है फ्रेंड्स आपका, दसम नाम मुंडारी भाषा के शब्द दा सोंग से आया है, जिसका अर्थ होता है पानी का साधन और पानी डालना। ध्यान रखिएगा, मुंडारी शब्द में दा सोंग से आया है, जिसका अर्थ है पानी का साधन और पानी डालना। इस झरने का दृश्य ऐसा है जैसे कोई पानी डाल रहा हो। इसका नाम द सोंग से बदलकर दसम कर दिया गया और इसकी वजह से इसका नाम बदलकर दसम कर दिया गया। इस झरने की एक अनोखी विशेषता यह है कि फ्रेंड्स, जब इसे दृश्यमान देखा जाता है तो इस झरना ऐसा दिखता है जैसे कि 10 धाराएं गिरती हुई नजर आती है। और ये झरना यानी धाराएं इस प्रकार दिखती है जैसे कि 10 धाराएं पानी की गिरती है, जिसकी वजह से इसका नाम और भी दसम जलप्रपात आसानी से बना दिया गया। कांची नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, कांची नदी जो है, कांची नदी
कि जो किसकी सहायक नदी है, यानी कि फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी की सहायक है। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कांची नदी का मुहाना हो जाएंगे आपके स्वर्णरेखा नदी। और कांची नदी की अगर उद्गम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कांची नदी का उद्गम हो जाएंगे आपके रांची के पठार से। रांची के पठार से कांची नदी का उद्गम होता है। और किस जिले के अंतर्गत आएंगे उद्गम स्थल, तो खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। आपके सवाल इस तरह भी बनते हैं फ्रेंड्स कि कांची नदी का उद्गम किस जिले से होती है, तो आंसर है आपके खूंटी जिले से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? निम्न में से किसने सबसे लंबे समय तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? जिसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी जो थे फ्रेंड्स सबसे लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इंदर सिंह नामधारी से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। इंदर सिंह नामधारी सर्वाधिक बार यानी कि 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। और इससे बेहतरीन और प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी का कार्यकाल जो था फ्रेंड्स आपके यहाँ 22 नवंबर 2000 से मार्च 2000 तक था। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ 2000 होना चाहिए। तो 22 नवंबर 2000 से मार्च 2004 तक था। और उसके बाद 4 जून 2004 से 1 अगस्त 2004 तक था। और फिर 15 मार्च 2005 से 16 दिसंबर 2006 तक था। इस तरह से इंदर सिंह नामधारी का विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होता है। तो ध्यान रखिएगा कितनी बार बना था, 3 बार बना था। अगर बात करें फ्रेंड्स झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ महतो। ध्यान रखिएगा कौन है विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा स्थान है जिसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आपके सारंडा, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है भंडारा और ऑप्शन डी है कोराम्बे। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोराम्बे को। कोराम्बे को जो है फ्रेंड्स छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसे हल्दी घाटी का नामकरण किस आधार पर हुआ उससे देखते हैं। उससे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि कोराम्बे क्षेत्र जो है आपके किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए कोराम्बे क्षेत्र जो है आपके लोहरदगा जिले में अवस्थित है, जो छोटा नागपुर का हिस्सा है। कोराम्बे क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है और ये किस जिले में है, तो लोहरदगा जिले में है। यहाँ का पहला शासक जो था फ्रेंड्स काल तेली बना था। हल्दी घाटी का कोराम्बे का पहला शासक जो बनता है तो काल तेली बनता है। और बाद में रक्सेल यहाँ पर आए थे। उसके बाद में रक्सेल राजा यहाँ पर आए थे। यह स्थान नागवंशी राजा और रक्सेल के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। तब से यह हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके किन किन वंशों के बीच युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा नागवंशी राजा के बीच हुआ था और रक्सेल के बीच हुआ था। यानी नागवंशी और रक्सेल के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और उस स्थान का नामकरण हो गया छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। कोराम्बे जो फ्रेंड्स कोराम्बे में एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर रह चुका है। तो ध्यान रखिएगा वासुदेव राय का मंदिर जो है कोराम्बे वाले क्षेत्र में है। क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि कोराम्बे क्षेत्र में यानी छोटा नागपुर की हल्दी घाटी में कौन सा मंदिर अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपके वासुदेव राय का मंदिर कोराम्बे में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फारूक उदौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? फारूक उदौला के समय में फारूक उदौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? ऑप्शन है आपके यदुनाथ शाह, ऑप्शन बी है शिवनाथ शाह, ऑप्शन सी है उदयनाथ शाह और ऑप्शन डी है दुर्जन शाह। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह जो था नागवंश का राजा था और किस समय था? फारूक उदौला के समय में। नागवंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो नागवंश की स्थापना जो की गई थी फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई? फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। फनी मुकुट राय जो राजधानी बनाया था फ्रेंड्स, नागवंशों की राजधानी बनाई थी, तो इसे सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर आगे चलकर फ्रेंड्स नागवंश में तीसरा शासक जो बना था प्रताप राय जो तीसरा शासक बनता है किसमें? नागवंश में। इसने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया को बनाया था। क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि सुतियांबे से चुटिया राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, तो आंसर हो जाएगा आपके प्रताप राय। और प्रताप राय ने इस तरह की किया था। फिर आगे चलकर नागवंश का जो अगला शासक बना भीमकर्ण ने फिर फ्रेंड्स चुटिया से खोखरागढ़ स्थानांतरित कर दिया था। भीमकर्ण ने फिर से राजधानी चुटिया से खोखरागढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को बनाया, सुतियांबे से फिर चुटिया प्रताप राय ने बनाया और फिर चुटिया से खोखरा किसने बनाया था, तो भीमकर्ण ने बनाया था। इस तरह से तीनों शासक अपने अपने राजधानी परिवर्तित करते रहे मौसम के हिसाब से और युद्धों से बचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छोटा नागपुर की रचना किस चट्टान से हुई है? झारखंड में जो फ्रेंड्स विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है छोटा नागपुर चट्टान, ये किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, यानी इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ऑप्शन से आपके लावा चट्टान, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है बैरवेदी चट्टान और ऑप्शन डी है अवसादी चट्टान। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लावा चट्टान। छोटा नागपुर
जो है किस चट्टान से निर्मित है, तो लावा चट्टान से निर्मित है। छोटा नागपुर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। और पारसनाथ की ऊंचाई की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ऊंचाई हो जाएंगे आपके 1365 मीटर। पारसनाथ की ऊंचाई हो जाएंगे 1365 मीटर। छोटा नागपुर को फ्रेंड्स एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स आपके जेपीएससी के एग्जाम में कि छोटा नागपुर पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएंगे आपके औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो औसत ऊंचाई हो जाएंगे आपके 610 मीटर, और फीट में अगर बात करें तो 2000 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सबसे ऊंचा चरण पठार के पश्चिम भाग में अवस्थित है, और छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चरण जो है यानी सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है आपके पश्चिमी भाग में है। और ये पश्चिमी भाग किस स्थान पर आते हैं, तो ये स्थानीय रूप से पैट या फिर पाट कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो आते हैं फ्रेंड्स आपके लोहरदगा लातेहार वाले इलाका लेकर आते हैं, जो सबसे ऊंचे क्षेत्र को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन यहीं से समाप्त हुआ। ये रहा सारे क्वेश्चन का आंसर की। और फ्रेंड्स आज का ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, एक सूचना फ्रेंड्स, आप अगर इस पीडीएफ के माध्यम से रीड करना चाहते हैं, तो आप हमारे झारखंड स्टडी 99 टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।